नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज कैलाश चंद्र शर्मा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं कैलाश चंद्र शर्मा। साथियों, आज अपन मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं को अपन देखें, तृतीय श्रेणी रीट की परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो या व्याख्याता की परीक्षा हो, एक या दो प्रश्न मनोविश्लेषण या सेगमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। साथियों, विश्वास कीजिए, मात्र एक लाइन की अधूरी प्रेम प्रसंग, एक तरफा प्रेम प्रसंग की एक लाइन में ही एक छोरा और छोरी की कहानी कहूंगा और पूरा का पूरा तुम्हारा खोपड़ी में फिट हो जाएगा। साथियों, जहां तक मेरा मानना है, मनोविज्ञान को आप उल्टे तरीके से पढ़ो तो ये आपको याद हो जाएगा। जितना आप इसको सीधे तरीके से प्यार से पढ़ोगे उतना ही आप भूलोगे। दूसरी बात, मैं एक बात मानता हूं साथियों, कक्ष में यदि विद्यालय स्तर में आप पढ़ाते हैं उस समय भाषा का एक स्तर होता है, परंतु जब कोचिंग संस्थान में आप पढ़ाते हैं, इतने आंकड़े हैं, यदि आप उनको एक स्तर से पढ़ोगे तो आपकी खोपड़ी फट जाएगी। बिल्कुल प्यार, शब्दों का कोई महत्व नहीं है। और मनोविज्ञान भी इस चीज को मानता है कि यदि मस्तिष्क गंदी चीज को बहुत जल्दी स्वीकार करता है और लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में वो चिपकी रहती हैं। आज भी मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं आपको पढ़ाऊं। शब्दों का कोई महत्व नहीं, शब्द गंदे हैं या बुरे, परंतु यदि परीक्षा में पेपर में प्रश्न आए, आप में द्वंद्व पैदा हो और आपके वो प्रश्न आपके फेवर में हल कर दे और आपकी नौकरी बनाने में मददगार हो, तो वो आपके लिए मददगार हैं। शब्दों को छोड़ दीजिए साथियों। सबसे पहले आ जाइए, आप डायरेक्ट मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में चलते हैं। इसका प्रवर्तक है साहब सिगमंड फ्राइड। प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। कहाँ का निवासी है साहब? यह वियना का निवासी था, वियना, ऑस्ट्रिया। सभी साथियों, एक बार आप बोर्ड पर देखिए, एक बार सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। मैं एक वो एक तरफा प्रेम प्रसंग वाली कहानी चलेगी। आप कहानी यदि आपको याद है, देख लीजिए। ये मैं रास्ता बढ़ा रहा हूं, आप अब ये रास्ता चल रहा साहब, अभी तो रास्ता चलेगा। एक ही कहानी में आपका पूरा का पूरा प्रश्न आपका हल है। यहां पर एक मेडिकल है, क्योंकि तीन स्थितियां आपको निकालनी पड़ेगी, इड, ईगो और सुपर ईगो। यहां पर एक खेल मैदान है, यहां पर एक खेल मैदान है, यहां पर दुग्ध डेयरी, यह आपका बस स्टैंड रोड है, यह दांतड़ी रोड है साहब, दांतड़ी रोड या तालाब वाला। अब देखिए साथियों, अब अपनी कहानी चलती है। साथियों, अब देखिए तीनों स्थितियां कैसे आती हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड वियना, ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। परीक्षा में सीधी आई हुई है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रवर्तक कौन? आंसर गया सिगमंड फ्राइड कहाँ का निवासी है? तो आंसर गया वियना न मिले तो वहां पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया। साथियों, सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई हैं। चेतन मन, जो 1/10 भाग होता है। नंबर 2 अचेतन मन, जिसका भाग 9/10 भाग होता है। निम्न में से मानव बालक की या मानव की दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन मन को माना गया है, और फ्राइड ने भी सबसे ज्यादा जोर अचेतन मन पर दिया है। तीसरा होता है अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तथा इन्होंने व्यक्तित्व के 3 विचार दिए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब देखिए कहानी स्टार्ट होती साहब। यहां मेडिकल के पास एक छोरा खड़ा साहब, देखिए बिल्कुल बोर्ड पे एक छोरा खड़ा है। इसी समय एक लड़की इधर से गुजरती है। यह गगरी है, या इसका मतलब यह लड़की है। एक लड़की निकलती है। जैसे ही इस लड़की को यह लड़का देखता है, वाह क्या चीज है, कितनी खूबसूरत, कौन सी लड़की, कहां से आई है, अरे वाह, मैं इसको पूछता हूं, इसका पीछा करता हूं। अचानक इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व बालक के मस्तिष्क में आते हैं। यह इड की स्थिति है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, एक बालक में इड की प्रवृत्ति यदि अधिक है,
इदम की प्रवृत्ति अधिक है, बालक का स्वभाव कैसा होगा? तो आपराधिक तत्व जो चला जाएगा। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि सुपर ईगो से ईड की स्थिति यदि ज्यादा है तो बालक या व्यक्तित्व का व्यवहार कैसा होगा? तो आपराधिक। जैसे ही लड़की को देखा, लड़की को कहा कि पीछा करता हूं, अरे ये कहां आ रही है, कहां जा रही है, अन्यास इसके मन में जो विचार आ रहे हैं, ये ईड की स्थिति है। परीक्षा में एक बार फिर नजर दिए, ईड परीक्षा में ऑप्शन में अ में ऐसे भी मिल सकते हैं, ईड इंग्लिश में ऐसे भी लिखा जा सकता है, और वहां पर इसको हिंदी में बोलते हैं इदम। क्या बोलते हैं साहब? इदम। फिर देखिए साहब, अब ये लड़की, चलो अभी ये विचार आ रहे हैं, अब ये लड़की चलती चलती इस खेल मैदान के यहां आ गई, लड़की आगे आगे, लड़की आगे आगे, ये छोरी आगे चल रही है साहब, और लड़का इसके पीछे पीछे। लड़के के मन में विचार चल रहे हैं कि यार इस छोरी जा कहाँ रही है, मैं इसको पूछूं तो कहाँ की है, कैसी है, कहाँ जाना चाहती है। परंतु आजू बाजू देखता है, आजू बाजू देखता है, और ये देखता है कि यार 4-5 लोग अड्डा उबा है, और भाई देव छोरी चिल्ला दे तो बच्चा मारा माता का रूम चपाड़ दे। इसमें द्वंद्व चल रहा है, छोरी ने पूछूं न पूछूं, पूछूं न पूछूं। इड तथा सुपर ईगो के बीच की स्थिति होती है, इसको बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं साहब? ईगो। अहम, हिंदी में बोलते हैं अहम, अर्थात उचित अनुचित, उचित व अनुचित। परीक्षा में प्रश्न आएगा, मैं परीक्षा में जो प्रश्न बने हैं आज तक की प्रतियोगी परीक्षा में, उसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा कि अब देखिए कि इसके मन में लड़की आगे चल रही है, मन में द्वंद्व चल रहा है, छोरी ने क्यों न क्यों यार जा डरी खड़ा करे बाड़ी। परंतु जो देखिए कि आड़ा पाड़ा 4-5 लोग अड्डा खड़ा है, 4-5 अड्डा लोग दूसरा खड़ा है, और इन्हें गए आने लड़की खेदे तो हमारा माता का रूंग चपाड़ दे। तो ये द्वंद्व चल रहा है, उचित अनुचित का द्वंद्व चल रहा है। परीक्षा में प्रश्न आएगा निम्न में से उचित अनुचित की जो संतुलन करता है ये मानव की कौन सी स्थिति है? उत्तर लगाना ईगो। अब देखिए साहब, धीरे धीरे ये लड़की आगे, लड़की, ये लड़की है साहब, ये लड़की आगे, ये फ्रॉक स्कर्ट पहनी हुई, इसके पास पीछे पीछे ये लड़का चाह रहा साहब। अब ये दूध डेयरी तक पहुंच गए, अन्यास इसके मन में विचार आया, लड़के के मन में विचार आया, अरे मूर्ख, तू भी किसी का पीछा कर रहा है, तेरे भी घर में मां बहन है, कभी वो भी रास्ते में अकेली जाती होगी, कोई और छोरा और व्यक्ति यदि तेरी मां बहन का यदि पीछा करेगा तो तेरे को कैसा लगेगा, तेरे को कैसा लगेगा? इसी मन का, इसके मन में ख्याल आया तो ये भी तो किसी की बहन है। ये करते हुए ये लड़की आगे आगे बस स्टैंड की ओर चली गई, बस स्टैंड की ओर चली गई, और लड़का बिना कुछ कहे दांतड़ी रोड की ओर चला गया, दांतड़ी रोड के चला गया। यह स्थिति है सुपर ईगो की, सुपर ईगो, सुपर ईगो इसको बोलते हैं। परीक्षा में यहां पर भी आएगा सुपर ईगो, और हिंदी में आएगा परम अहम, हिंदी में आएगा परम अहम। देखिए देखो साथियों, अब इसमें क्या होता है कि इच्छाओं का दमन यदि आता है, कि यदि बालक में इच्छाओं का दमन, इसको बोलते हैं आदर्शवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। अब देखिए, ईड को बोलते हैं आवश्यकताओं की जननी, आवश्यकता की जननी। यदि आप में कोई आवश्यकताएं होती हैं, उसको जन्म होती हैं, यदि वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुखवादी सिद्धांत, सुखवादी सिद्धांत। यदि ईड की अधिकता हो, परीक्षा में प्रश्न आएगा, आप मित्रों गलती मत करना, बालक में यदि ईड की प्रवृत्ति अधिक है तो बालक आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, बालक आपराधिक प्रवृत्ति। परीक्षा में प्रश्न आया, पहले भी गलती मत करना, प्रवृत्ति। नंबर 2, यदि बालक में ईगो निम्न में से वह जो ईड व तथा सुपर ईगो के मध्य संतुलन करता है, किसके मध्य? ईड व सुपर ईगो के मध्य को क्या है? तो आंसर लगाना ईगो, सुपर ईगो के मध्य संतुलन।
और इसी क्योंकि ये आपको उचित व अनुचित का, छोरा का मन में द्वंद चालू है, छोरी ने खेत दियो खड़े जा रही हो, खड़े जा रही है तू, आना छोरी चिल्ला देवली, ये हमारा ये लोग हुन जावला, हमारा रुमचा पाड़ देवला। उचित अनुचित को द्वंद, द्वंद का ये आपको वास्तविकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वास्तविकतावादी सिद्धांत, वास्तविकतावादी सिद्धांत। अब देखिए, यदि एक बालक में, एक व्यक्ति के मन में यदि जो धार्मिक प्रवृत्ति है, परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति है, नैतिक प्रवृत्ति है, दयालु प्रवृत्ति है, निम्न में से उसमें व्यक्तित्व के किस रूप की अधिकता है, तो आंसर जाएगा सुपर ईगो। परंतु परीक्षा में ध्यान रखना मित्रों, आपको ईड ऐसे भी लिखा आएगा, ईड कोष्टक में हिंदी में ऐसा भी लिख सकता है, इसको हिंदी में बोलते हैं इदम बोलते हैं। ईगो ऐसा भी लिखा आएगा, इसको बोलते हैं अहम बोलते हैं, सुपर ईगो को बोलते हैं परम अहम। इसलिए तथा ये एक आदर्शवादी बातें करता है, इसलिए आज को आदर्शवादी सिद्धांत बोलते हैं। फिर परीक्षा में पूछा जाए कि एक बालक में सुपर ईगो की अधिकता हो, सुपर ईगो या परम अहम की यदि अधिकता है तो बालक की प्रवृत्ति कैसी होगी? बालक कुसमायोजित हो जाएगा, कुसमायोजित। क्लास में कई बालक भी देखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी क्लासें होती है 11वीं 12वीं में, कुछ बालक नोटी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। नोटी प्रवृत्ति के बालक देख छोरी देख, ख्याल की देख रहा देख, तो वो क्या अल्लाह अल्लाह तो अरे बहुत हे भगवान गलती। अर्थात बालक कुसमायोजित है, पूरे सोसाइटी के अंदर वो अपना एक नेचर होता है, एक समायोजन का, वो समायोजित नहीं कर पाता है। अब ये तो होगी बात। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा मित्रों? परीक्षा में जो प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न तो यही आएगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। फिर पाएगा निम्न में से सिगमंड फ्राइड कहाँ का निवासी है, तो आंसर लगाना वियना। निम्न में से फिर परीक्षा में आएगा, अब परीक्षा के जो प्रश्न आने हैं वो भाषा मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखो इनको तीनों को क्रम भी आता है, पहले भी परीक्षा में स्कूल व्याख्याता में आया, निम्न में से मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड के व्यक्तित्व के निम्न में से कौन से क्रम है? तो सबसे पहले ईड, उसमें ऐसा दिया था परीक्षा में, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसको चेंज करके भी देगा, आगे पीछे निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो सबसे पहले ईड, ईगो और सुपर ईगो। फिर परीक्षा में प्रश्न आ जाए, निम्न में से सुखवादी सिद्धांत किसको बोलते हैं, तो ईड को बोलते हैं। फिर परीक्षा में प्रश्न आ जाए, एक बालक में यदि ईड की प्रवृत्ति अधिक है तो बालक का स्वभाव कैसा होगा, आपराधिक। फिर परीक्षा में आ जाता, एक बालक चोरी करता है, अन्याय करता है, एक बालक वर्तमान में जो यौन शोषण करता है, निम्न में से उस व्यक्ति या बालक में किस प्रकार के व्यक्तित्व की अधिकता पाई जाएगी, तो उसमें आपको आंसर लगना ईड। परीक्षा की भाषा बता रहा हूं, ये एग्जामिनर की पूर्व परीक्षा में आए हैं, साथियों ध्यान रखना। फिर परीक्षा में आ जाए, निम्न में से वास्तविक सिद्धांत किसे बोलते हैं, या ईड व ईगो, ईड व सुपर ईगो में कौन संतुलन स्थापित करता है, तो आपको लगाना ईगो, अहम। फिर परीक्षा में प्रश्न जाए, एक बालक में यदि सुपर ईगो की तत्व की अधिकता है तो बालक कैसा होगा, कुसमायोजित होगा। यदि एक व्यक्ति दयालु है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, सैद्धांतिक प्रवृत्ति का है, तो निम्न में से उसमें किस तत्व की अधिकता होगी, तो आंसर लगाना सुपर ईगो। कहानी, यदि परीक्षा में आप ये कोई भी चीज भूल सकते हो साथियों, ये भूल सकते हो, परंतु आज छोरो छोरी की स्थान था ये परीक्षा में याद है, आंखें बंद कर जो पेपर में जो परीक्षा में आवा, आंखें बंद कर जो, छोरा छोरी की तरह स्थिति दिख जाए कि आठ छोरी अड्डा है, आठ छोरी अड्डा है, आठ छोरा नारा नारा, देखते ही थोड़ा नहीं, ये उत्तर यूं का यूं आ जाए। शब्द कोई मायने नहीं रखता है, उत्तर मायने रखता है साथियों। इसके बाद मैं एक बार और बता दूं, ईड सामान्यतः ईड को इदम कहते हैं, तथा यह एक आवश्यकताओं की जननी है, इसीलिए ईड को सुखवादी सिद्धांत कहा गया है। नंबर 2, ईगो या अहम, यह उचित व अनुचित का बोध कराता है, यह उचित व अनुचित का बोध कराता है, इसीलिए इसको वास्तविकतावादी सिद्धांत कहा गया है। यदि किसी बालक में व्यक्ति में धार्मिक प्रवृत्ति में का यदि को है तो उसमें सुपर ईगो का रहेगा, इसीलिए इसको आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है। यहां पर मैं एक चीज और इसी में नोट लगा दूं आपको, फिर परीक्षा में प्रश्न नोट लगा दो।
नोट ने, मानव मन की फ्राइड ने मानव मन की तीन स्तर बताए साहब, 3 स्तर। एक नंबर 2 चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन होता है 1/10, अचेतन मन होता है 9/10। फ्राइड ने बालक की परीक्षा में प्रश्न आ जाए, बालक की दमित इच्छाओं का भंडार किसमें होता है? परीक्षा में पहले भी प्रश्न आया, दमित इच्छाओं का भंडार, इच्छाओं का भंडार किसमें होता था? अचेतन मन में। फ्राइड ने सबसे सर्वाधिक अधिक जोर दिया, यह भी स्कूल व्याख्याता में आया है, फ्राइड ने सर्वाधिक जोर दिया किस पे? सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन पर। देखिए साहब, जो वर्तमान में जो चीज पढ़ रहे हैं यह चेतन स्थिति है। यह भाई वर्तमान में यह पढ़ रहे हैं कि अचेतन में 9/10 भाग होता है, यह वर्तमान में चेतन स्थिति। जो अपन पढ़ चुके हैं, ये पहले ये पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी बातें आपके मस्तिष्क में इकट्ठी हो रही हैं, डस्टबिन का कार्य कर रही हैं। क्योंकि असंख्य नौकरी लाग जावा, रिट जाए, नौकरी लाग जाए, विजयनगर में प्लॉट ले ले, वहां कुआरा है तो 5-4 छोरियां भी आ जाए, सब छोरियां तो यूं ब्याह किए रू, खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। जब यदि वो सपने पूरे नहीं होते हैं, बालक अचेतन क्रोधित हो जाता है। ये सारी की बालक की जो दमित इच्छाएं हैं, ये किसमें होती है? अचेतन मन में। परीक्षा में पहले भी व्याख्याता में प्रश्न आया, फ्राइड ने निम्न में से सर्वाधिक जोर किस पर दिया? चेतन पर, अचेतन पर, अर्धचेतन पर, बहुचेतन पर? तो आंसर गया अचेतन मन पर। साथियों, अब देखिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 आपको मैं प्रश्न लिखूंगा साथियों, स्वयं आपको मूल्यांकन करना। आप कॉपी पेन ले लीजिए, आप इसको बोझ मत समझिए साथियों, आपके भविष्य निर्माण का है। आप उत्तर लगाइए, आप स्वयं मूल्यांकन करोगे। नंबर लगा दो, 1 2 3 4 5 लगा दिए। स्टार्ट करो साथियों, आपका आदेश हो तो। ओके साहब, पहला प्रश्न मैं बोलूंगा, उत्तर आपको देना। एक बालक में यदि आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की अधिकता है, निम्न में से बालक में फ्राइड के अनुसार किस तत्व की अधिकता होगी? जवाब लगाइए। नंबर 2, निम्न में से मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था या किसने दिया? नंबर 3, फ्राइड ने मन के 3 स्तर कौन कौन से बताइए? आपको लगाना है, क्रम होना चाहिए जो मैंने क्रम बताया। नंबर 4, निम्न में से आदर्शवादी सिद्धांत किसे बोलते हैं? इड, ब ईगो, से सुपर ईगो, द उपरोक्त सभी। जवाब आपको देना है। नंबर 5, यदि एक बालक में परम अहम तत्व की अधिकता होगी तो बालक का स्वभाव कैसा होगा? प्रतिभाशाली, समायोजित, कुसमायोजित, बहुमुखी व्यक्तित्व का? उत्तर आपको देना साथियों। आप वापस इसको चेक कीजिए साथियों। यदि आपको यह प्रयास यदि मेरा आपको उचित लगा हुआ है तो आप लाइक कीजिए। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसमें को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का नवीन नोटिफिकेशन निश्चित कोई न कोई ऐसी विषय वस्तु लाऊंगा जो आपके परीक्षा में आएगी, आपको मदद करेगी। तो आप चाहोगे इसका प्रकार का नवीन आपको वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे तो पास लगे घंटी के बेल को प्रेस कीजिए, जिसके कारण वीडियो आप तक पहुंचेगा। साथियों, निश्चित रखना, बिल्कुल मारवाड़ी में, एक बार बिल्कुल मारवाड़ी में पढ़ाऊंगा, तुम्हारी खोपड़ी में फिट हो जाएगी। परीक्षा के बाद मिलेंगे मैं आपके लिए, क्योंकि मैं तो राजकीय कर्मचारी हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं यदि नौकरी लग गया, आज मैं आराम से जीवन जी रहा हूं, तो मेरा यह ज्ञान, किस मनोविज्ञान का नियम है कि यदि ज्ञान से आप दूरी बनाओगे तो धीरे धीरे ज्ञान भी आपसे दूरी बना जाएगा। 5 साल 2 साल में आप भी शून्य हो जाएंगे। नौकरी चाहिए, आप लग गए, परंतु ज्ञान आप में नहीं रहेगा। तो मैं लग गया, मेरे इस ज्ञान से यदि आपको किसी साथी के भविष्य निर्माण में 1% भी मिलता है तो मैं भी आपके नींव का एक पत्थर हूं। ये मेरे लिए अपने आप में सबसे बड़ा मेरे को सुकून पूछेगा। पुनः मिलेंगे किसी और विषय वस्तु के साथ। तब तक आप
तैयारी कीजिए। कोरोना काल है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप चाहते हो कि विषय वस्तु आपके पास नहीं है, पूरी उपलब्ध कराएंगे, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे व्याख्याता, बिल्कुल खोपड़ी में फिट है। यह भी विश्वास रखिए, राजस्थान के किसी भी महानगर में बैठा, किसी भी कोचिंग संस्थान में बैठा हुआ बालक है, यदि प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको भी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वो भी यही पढ़ता है, वो कोई अलग से नहीं पढ़ता है, वो भी यही पढ़ता है। यदि इसका मतलब आपको नहीं आ रहा परंतु तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, इसका मतलब पेपर का स्तर कठिन है, उसको आपको भी नहीं आएगा तो उसको भी नहीं आएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। पुनः मिलेंगे नवीन विषय वस्तु के साथ। जय हिंद, जय भारत।